मेरे ख्याल से अगला एक साल विल बी वेरी चैलेंजिंग एंड आई सेड बिफोर इट विल सेपरेट द मेन फ्रॉम द बॉयज। यू हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव इन द मार्केट। पिछले 2-3 साल में इतने सारे स्टॉक्स में अप्रिसिएशन मिला और बहुत ही बढ़िया अप्रिसिएशन मिला है, तो इन्वेस्टर्स कुड बी अ बिट आई वुड से रिलैक्स्ड इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक पिकिंग, इन टर्म्स ऑफ विच म्यूचुअल फंड्स टू चूज। लेकिन ये अब चलेगा नहीं, आपको बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए। आप किस फंड में डाल रहे हैं, किस स्टॉक में डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना आपका एलोकेशन है, सेक्टर वाइज, इंस्ट्रूमेंट वाइज, वो सब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरे को पूछेंगे कि ये अगला साल कैसे जाएगा, चैलेंजिंग, स्टैग्नेटिंग, सिलेक्टिव एंड फुल ऑफ अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। हे गाइस, वेलकम टू हमारा दिवाली स्पेशल पॉडकास्ट। मैं हमारे रिटर्निंग गेस्ट मिस्टर दीपक मेहता के साथ यहाँ हूँ और आज हम आपके लिए एक ईयरली रिव्यू करना चाह रहे हैं ताकि हम आपको समझा सके कि पिछले दिवाली से इस दिवाली तक मार्केट में क्या क्या हुआ है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। आप थोड़ा अपना थॉट शेयर कर सकोगे कि इस दिवाली से पिछली दिवाली तक क्या क्या हुआ है मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, आई थिंक उसके जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है और काफ़ी इनकरेज हूँ कि और भी नॉलेज हम शेयर करें। तो ये जो साल था, पूरा जो संवत था, जो कहते हैं हिंदू कैलेंडर, वो बहुत ही बढ़िया था मार्केट्स के लिए। इट हैज़ बिन अ फिनोमिनल ईयर। जो निफ्टी जो है उसके आई थिंक 26-27% की अप्रिसिएशन देखने को मिली है। मिड कैप स्टॉक्स में भी इवन हायर अराउंड 50%, आपके पास फिगर्स होंगे। लेकिन इसके अलावा दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, नेगेटिव थे, फिर भी मार्केट ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब करके, डिस्काउंट करके और भी ऊपर चला गया। तो एक तो था अपना इलेक्शन रिजल्ट, जो इतना खराब था मेरे हिसाब से कि बीजेपी डिड नॉट कम बैक एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, मार्केट में एक भारी करेक्शन था, लेकिन इट गॉट बॉट इनटू वेरी वेरी स्ट्रांगली। और दूसरी बात, जो बजट आया था उसके बाद, इलेक्शन के बाद, वो बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल, इसमें सब बहुत सारे चेंजेस आए एंड दैट वाज नेगेटिव फॉर द मार्केट। फिर भी ये नेगेटिव न्यूज़ अब्सॉर्ब हो गया। तो डिस्पाइट टू बिग इवेंट्स, मार्केट ने अब्सॉर्ब करके और भी ऊपरी लेवल पे चला गया। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया साल था और बहुत ही क्रिटिकल डेवलपमेंट थी। एकदम एकदम, ये पिछले संवाद में बहुत ही अच्छा साल रहा है। थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा फिगर्स दिखाने के लिए, इस साल में निफ्टी का रिटर्न 24.6% रहा है। पिछले कुछ महीनों में थोड़ा गिरावट आया है, लेकिन साल पर साल देखोगे तो निफ्टी का रिटर्न बहुत ही अच्छा हुआ है। इनफैक्ट हमने हिस्टोरिक 20,000 का मार्क क्रॉस किया था। लेकिन मुझे इसके बारे में आपसे कुछ प्रश्न पूछना है, क्योंकि हमारे पास एक डेटा पॉइंट है कि निफ्टी का एवरेज पीई 2021 के पास रहता है और अभी का पी 22.7 के पास है, लेकिन इस गिरावट के पहले 23-24 तक पहुंच गया था। और हम जैसे भी हम बातचीत करते हैं, हम बार बार यही बोलते हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही खराब रहा है पिछले कई क्वार्टर्स में। तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा समझा सकते हैं कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इतना खराब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में। तो वरुण, एक तो ये जो निफ्टी की जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल की आप बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ कि 23-24 था, क्या ये ओवर प्राइस थे, 17-18 है, क्या ये अंडर प्राइस है। तो आई डू नॉट लाइक टू गो बाय दोज ब्रॉड नंबर्स फॉर पी फॉर द निफ्टी। और दूसरी बात ये रही, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, आई थिंक अप टू जो मार्च के क्वार्टर थे, उसके पहले दिसंबर के क्वार्टर थे, तब तक अर्निंग्स ठीक ठाक थे। लेकिन जून क्वार्टर थोड़े खराब होने लगे और इस क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर में, अक्रॉस द बोर्ड मेनी इंडस्ट्रीज वी हैव सीन वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम्स। इनफैक्ट वरुण, मैं आपको दिखाऊंगा, आप अगर एक गूगल सर्च करेंगे तो जितने भी मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, उसमें दो शब्द बहुत ही कॉमन है, चैलेंजिंग और स्लो डाउन। कोई भी रिपोर्ट पढ़ेंगे अक्रॉस इंडस्ट्रीज, मोस्टली these two are the main communication coming from the management, यानी कि डेफिनेटली स्लो डाउन है मार्केट्स में, डेफिनेटली स्लो डाउन है इंडस्ट्रीज में, और कई सारे वजह है, वी मे गो इनटू इट, वी नॉट गो इनटू इट, बट ब्रॉडली अर्निंग्स पर स्ट्रेस आ रहा है, दिख रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में भारी करेक्शन आया है मार्केट में। विल सी हाउ इट प्रोग्रेसेस। नहीं, एब्सोल्युटली। और ये स्लो डाउन की बात हम थोड़ा आगे भी करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये इकोनॉमिक स्लो डाउन के बारे में थोड़ा डेटा है। लेकिन उसके पहले मेरे को एक प्रश्न था, इस क्वार्टर में
जो लोग शायद मार्केट को एकदम गैर से मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं, रिटर्न्स कौन से खराब थे शायद सेक्टर वाइज या कंपनी वाइज, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है कि कौन से रिटर्न्स खराब थे, कॉर्पोरेट रिटर्न्स खराब थे, आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं कि कहाँ डिसअपॉइंटमेंट आया है, कहाँ मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही खराब आई हुई है शायद सेक्टर व्यू देख के। So I think across the board sectors have not delivered. Banking में we are seeing lot of stress there in the banks. तो उनकी जो resources raising है, कासा ratios है, वहाँ पर stress दिख रहा है. Net interest margins पर थोड़ी correction थोड़े कम हुए हैं, और most importantly NPA provisioning बढ़ गई है banks के लिए. Large cap IT जो भी नतीजे आए हैं so far they have been pretty much flattish, 3-4-5% or so. Mid-cap ITB, with the exception of just 2 or 3 companies like Persistent, Coforge, KPIT, and Tata Elxsi, by and large mid-cap software company के भी नतीजे pretty stagnant आए हैं. फिर सीमेंट के नतीजे तो एक्चुअली नेगेटिव हुए. Negative profits have been lower, or some companies reported losses also. Apart from that, I think FMCG का कैसा रहा है? FMCG also the results have not been good. Nestle, HUL जो भी numbers आंकड़े आए हैं, they have been pretty flattish. उनका कहना है कि अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन है और रूरल अभी तक पिकअप नहीं हुआ है, जो कि पिकअप हो सकता है. तो दिस क्वार्टर जो था, जून टू सितंबर का जो क्वार्टर था, वी हैड वेरी हैवी रेनफॉल अक्रॉस इंडिया. काफ़ी जगहों पे फ्लड्स था, और इसकी वजह से, और इलेक्शंस की भी थोड़ी स्लो डाउन थी अराउंड द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर ऑल्सो. उसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट आया है इन दिस पर्टिकुलर ईयर सो फार. लेट अस सी. ये ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स है, इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना ये है कि क्या इंडिया एक साइक्लिकल स्लो डाउन देख सकती है 1-2 साल के लिए. तो जैसे आप, यू आर इकोनॉमिस्ट स्टूडेंट, यू नो कि साइकिल्स हमेशा रहती है. चलिए अभी एंटरिंग न्यू साइकिल. तो चलिए इकोनॉमी की थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि आपने अभी 2-3 बार कहा है, तो चलिए थोड़ी इकोनॉमी की भी बात करते हैं. हम जो देख सके, ज़्यादातर जो भी इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में 1-2 साल का सिक्लिकल स्लोडाउन दिख रहा है. मोस्ट रिसेंटली एक्चुअली नोमोरा से एक इंटरव्यू और आर्टिकल पढ़ा था, जहाँ उनके ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर्स जो दिखा रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में देयर इज अ स्लोडाउन. सो पर्टिकुलरली प्राइवेट कैपेक्स इज नॉट पिकिंग अप like people expected. And my sense is that this is a little bit late to interest rates, because if we look at हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का जो पिक्चर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कुछ भी देखना हो ना, तो सिर्फ 2 चीज़ देखनी है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स. बाकी जो भी मैक्रो इकोनॉमी चल रहा है ना, वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स में कवर हो जाता है. और अगर हम इन्फ्लेशन का पिक्चर देखें कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रहा है वो इतना खराब भी नहीं रहा है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं रहा है, और परसिस्टेंटली नेगेटिव सरप्राइज आते जा रहे हैं. पिछले आरबीआई मीटिंग में फिर से एक शॉक था इन्फ्लेशन का थोड़ा, और फूड इन्फ्लेशन जो है वो परसिस्टेंटली हाई रहा है. इसलिए शायद ये डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन पिकअप नहीं हो रहा है, और डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन पिकअप नहीं हो रहा है, इसलिए शायद प्राइवेट कैपेक्स भी पिकअप नहीं हो रहा है. आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने ये भी कहा है कि इन्फ्लेशन क्यों ज़्यादा है, स्पेशली एफएमसीजी, क्योंकि जो वेजिटेबल्स के दाम है, अनियंस, पोटैटोज, टमेटोज, इनके दाम हैव गॉन अप सो मच कि हाउस होल्ड बजट्स आर गोइंग जस्ट इन मेंटेनिंग द फूड बास्केट. सो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है नहीं टू स्पेंड ऑन प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ऑन लग्जरीज. तो ये जो इन्फ्लेशन है वो आई थिंक बिगड़ता जा रहा है इंडिया के लिए, और दैट इज़ नॉट डेफिनेटली वेरी बैड, बिकॉज फिर अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर पाती है, और इंटरेस्ट रेट कट इज रिक्वायर्ड टू गिव अ माइल्ड बूस्ट टू द इकोनॉमी इफ इट्स अ साइक्लिकल स्लो डाउन. या और अगर हम मतलब आईटीसी का रिसेंटली प्रेजेंटेशन जो था उनके रिपोर्ट्स में, अगर हम उसकी डेटा को देखें, पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर व्हीकल के सेल्स में स्लो डाउन आया है, फ्यूल कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन आया है, जीएसटी कलेक्शन में भी थोड़ा स्लो डाउन आया है. तो अक्रॉस द बोर्ड हमारे सारे इंडिकेटर्स जो दिखा रहे हैं कि हाँ है थोड़ा सिग्निफिकेंट स्लो डाउन. लेकिन ये एक अलग पॉइंट जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ है सिक्लिकल स्लो डाउन. शायद आरबीआई के पास रेट कट का इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि हमारा फूड इन्फ्लेशन अभी तक हाई रहा है. बट
अगर हम ग्लोबल पिक्चर देखें, यूएस में अभी पिछले थोड़े क्वार्टर्स में शार्प इंटरेस्ट रेट कट आ चुका है, अभी तक उसके इफेक्ट फील हो नहीं रहे हैं और आगे भी इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्ट है। तो आपका क्या राय है? आपको लग रहा है कि इस इंटरेस्ट रेट कट के कारण आगे हमें एक्सपोर्ट ग्रोथ या ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्प्रूवमेंट इंडिया को भी इम्प्रूव कर पाएगा? देखो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ग्लोबल मार्केट्स पर या ग्लोबल इकोनॉमी पर, मैं एक ये नहीं कह पाऊँगा, लेकिन यू आर राइट, यहाँ पर साइक्लिकल स्लो डाउन है और मेरे ख्याल से मेरा इतना अनुमान है कि ये रहता है ऐसा, कुछ महीनों के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए स्लो डाउन आ जाती है, फिर इवेंचुअली वो पिकअप हो जाती है, क्योंकि इंडिया के डेमोग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं और मेरे ख्याल से ये जो फेस्टिव सीज़न है वो क्रिटिकल है फॉर अ होल होस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। और धीरे धीरे जिस हिसाब से गवर्नमेंट की PLI स्कीम्स है और जिस हिसाब से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आई थिंक इवेंचुअली प्राइवेट केपेक्स ऑल्सो विल गो अप। बट लेकिन वरुण, ये जो साल की बात कर रहे हैं ना, उसमें ये बहुत ही एक बढ़िया डेवलपमेंट ये भी हुई है कि रिटेल फ्लोज, मैसिव रिटेल फ्लोज हैव कम इनटू द मार्केट। मैंने, अगर आप मेरे को पूछो कि इतने मेरे 30 साल के करियर में मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है कि इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, दैट टू दे आर कमिंग सिस्टमैटिकली थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स और थ्रू द म्यूचुअल फंड। कई ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स ने नए फंड ऑफरिंग भी किए हैं विच हैव बीन हेवीली ओवर सब्सक्राइब। तो ज़ोरदार पैसा आ रहा है मार्केट में और ये जो पैसा आ रहा है दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल ट्रेंड। तो मेरे ख्याल से ये जो साल रहा है अपना, फ्रॉम लास्ट दिवाली टू दिस दिवाली, ये इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस स्ट्रक्चरल चेंज इन सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग्स हैबिट which has just got more and more concentrated in this year as well. तो ये बहुत ही बड़ी और बढ़िया डेवलपमेंट है कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स है दे गेटिंग इनटू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स। यस लेकिन उसकी वजह से PE multiples have gone through the roof. So you cannot have everything, right? Yes, you know, we cannot have everything, but at least अच्छी बात यह है कि investors from tier 2, tier 3, उनकी जो है इन्वेस्टमेंट की जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है और ये बहुत ही बढ़िया बात है। इसके मेरे हिसाब से ये जो साल रहा है बहुत ही अच्छा साल रहा है स्टॉक मार्केट्स के लिए। तो आप जो पॉइंट पे आप लोगों को समझा रहे हो कि रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा फिगर्स, नंबर्स थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। इस पिछले साल में ना टोटल FII का सेल्स लगभग 1.5-1 लाख करोड़ तक रहा है, लेकिन उसके बराबर में DII का नेट परचेस बहुत ही स्ट्रांग रहा है, 4-4.5 लाख करोड़ तक रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम देखें कि इस मंथ अक्टूबर 2024 में FIIs ने 82,000 करोड़ वर्थ के इक्विटीज का सेल किया है, लेकिन एंड दिस इज द हाईएस्ट नंबर एवर। इवन मार्च 2020 में FIIs only sold 61,000 crores worth of securities. But what is different this time is, against that, which has never been seen before, FII sold 81,000 crores worth of securities. DII has bought 83,000 crores worth of securities, and all through the systematic route that you pointed out. And it's a really remarkable point. They've sold a lot, and हमें कुछ असर पड़ा ही नहीं है। ये तो कई सालों से हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं। आई थिंक फ्रॉम, एंड आई वुड से लास्ट 4-5 years ये ट्रेंड देखिए कि FIIs have been more and more marginalized, which is fine। लेकिन जो अक्टूबर में उनकी सेलिंग आई है वो कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग आई है और जिसकी वजह से हमने करेक्शन देखा है। तो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द FII नेगेटिव फ्लोज। You say it's concentrated in FII negative flows, but one point that I wanted to make is that अगर हम डेटा देखें, the FII outflow in this current month, October 2024, is historically speaking one of the lowest as a percentage of the market cap. It is only 0.2%. That's a very important point. Because you cannot compare the March figure of FII selling of 60,000 which you said with the 84,000 crores, क्योंकि मार्च में जो निफ्टी था, I don't know what the Nifty March 20 Nifty must have been 13,000-14,000. हाँ, so from that point of view one has to see. But मेरे ख्याल से the more important thing वरुण, इसकी जो अवेयरनेस आई है इक्विटीज़ में,
जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, स्टॉक ब्रोकर्स है, द वे दे हैव बीन एबल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स इनटू द मार्केट, और जो फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स आए हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन उसका फ्लिप साइड भी है जो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने कभी भी मंदी देखी नहीं है। तो अगर ये जो हमने करेक्शन देखा है, दैट बिकम्स लाइक अ फुल फ्लेज्ड स्लाइट बेयर मार्केट फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑल्सो। मेरे ख्याल से बेयर मार्केट का मेरे को डेफिनेशन देना ज़रूरी है इस समय। अब बेयर मार्केट अकॉर्डिंग टू मी इज समथिंग वेयर यहाँ मिनिमम 10% करेक्शन आती है फ्रॉम द पीक, मोर लाइक 15% करेक्शन इन द निफ्टी और सेंसेक्स। मैंने जब 10-15% का करेक्शन आता है निफ्टी सेंसेक्स में, तो आपके जो होल्डिंग्स रहते हैं ना, दे विल गो डाउन बाय 15-20% इतना। सो अगर ये जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, दे विल बी टेस्टेड। सो ये बेयर मार्केट का डेफिनेशन है। मैं उसके बारे में एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने कहा 10%, 15% फ्रॉम द पीक। व्हाट अबाउट the price going below 182 day moving average or 365 day moving average? Is that relevant to identify we're in a bear market, or do those indicators carry any weight? Yes, definitely. देखिए, as a फंडामेंटल एनालिसिस चैनल हम लोग टेक्निकल इतना डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन एक दो डेटा पॉइंट में देना चाहूँगा इसके, जो कोई भी इन्वेस्टर अपने ध्यान में रख के चार्ट देख के इतना तो अनुमान लगा सकता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो एक जो है इज राइजिंग टॉप्स एंड राइजिंग बॉटम्स। मैंने हमने देखा है कि पिछले कई क्वार्टर्स से एवरी टाइम द मार्केट गोज अप इट क्रिएट्स अ हायर टॉप, एंड व्हेन इट्स माइनर करेक्शन इट क्रिएट्स अ लोअर इट क्रिएट्स अ हायर बॉटम। तो ये जो हायर टॉप हायर बॉटम है, ये पैटर्न है दैट वाज देयर आई थिंक अंटिल द बिगनिंग ऑफ दिस मंथ। और ये जो अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं, आई थिंक इट इज ग्रेजुअली इवॉल्विंग इनटू अ लोअर टॉप लोअर बॉटम ट्रेंड, एंड दैट इज यूजुअली सीन इन बेयर मार्केट। तो ये एक पॉइंट हो गई। एंड दूसरी पॉइंट ये है कि जब अपना 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉसेस बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, तो बेयर मार्केट हो जाता है। लेकिन वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। सो दीस आर टू थिंग्स। जस्ट मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए एक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स वर्सेस लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स इज वन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, एंड 50 डे मूविंग एवरेज वर्सेस 200 डे मूविंग एवरेज का हमें देखना चाहिए। और अगर 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया सस्टेनेबली, मतलब सस्टेनेबली मतलब 2, 3, 4, 5 दिन तक, उससे भी ज्यादा, देन वी आर हम बेयर मार्केट में हैं। मतलब और करेक्शन आ सकता है, और करेक्शन आ सकता है, वी कुड बी इन अ बेयर मार्केट और करेक्शन आ सकता है। तो ये जो बात हो गई एफआई की हमने डिस्कस किया, हमने रिटेल फ्लोज डिस्कस किए, लेकिन ये एक बहुत ही अजीब ट्रेंड, अजीब मैं कहना चाहूँगा ट्रेंड देखी है हमने, विच इज़ की MNC promoters want to sell their stock। मैंने उनको लग रहा है कि इंडिया की जो वैल्यूएशन उनकी सब्सिडीज की, लिस्टेड सब्सिडीज इज सो हाई दैट दे फील दे शुड टेक $1-2 billion ऑफ द टेबल एंड टेक इट अब्रॉड। तो ये जो कंप्लीटली नई ट्रेंड है। और फिर न्यू लिस्टिंग, जैसे हुंडई का लिस्टिंग मैंने देखा, टोटल ऑफर फॉर सेल, मैंने $3 billion इस कंट्री से बाहर गए, इंडिया टू साउथ कोरिया। आप सोचेंगे कि साउथ कोरिया बीइंग अ डेवलप्ड नेशन शुड बी इन्वेस्टिंग, but $3 billion they have taken. Of course, Hyundai has invested over the last 2-3 decades into their subsidiary over here, but they have one fabulous return. That is a very worrying trend. It's a worrying trend क्योंकि हम खाली देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, ठीक है, SIP में आ रहा है, NFOs में आ रहा है, so they are the only buyers. सामने बिकवाली आ रही है फॉरेनर्स की, बिकवाली आ रही है प्रोमोटर्स की, फॉरेन प्रोमोटर्स एंड डोमेस्टिक प्रोमोटर्स। मैंने इमेजिन सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रहा है, IPO भी फुल फ्लो में है। मैंने जो भी कंपनियां थी जो सोच रही थी कि 2 साल के बाद आएंगे IPO के लिए, 1 साल के बाद आएंगे, वो सोच रहे कि इतनी बढ़िया मार्केट है, इतने बढ़िया लिस्टिंग्स हो रहे हैं, वाई नॉट डू इट इन अ फास्टर वे। तो बहुत सारे IPOs प्रीपोन होके भी आ रहे हैं। तो ये जो 2-3 ट्रेंड्स है ना, ये हमको उसको खास ध्यान में रखनी चाहिए। तो यस, डेफिनेटली वी हैव हैड अ गुड ईयर, बट वी शुड बी केयरफुल। और मेरा अनुमान यह है कि यू कैन नॉट हैव कंटिन्यूसली गुड ईयर्स। तो 2-3 साल हैव बीन फिनोमिनल। आप देखेंगे, यू कैन शो द चार्ट, लास्ट 2-3 years, इफ यू टेक आउट द कोविड ईयर, हैव बीन वेरी गुड। सो इन्वेस्टर्स विल बी टेस्टेड। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट किया है कि आगे से इन्वेस्टर्स बहुत टेस्ट होंगे। लेकिन मेरे को आपके प्रीवियस पॉइंट पे थोड़ा एक दो और प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि फिर से हमारे पास कुछ नंबर्स है हमारे व्यूअर्स के लिए।
इस पिछले साल में अब तक 2024 की कैलेंडर ईयर में अब तक 54,000 crores worth of IPOs हुए हैं, और ये इट इज ऑन ट्रैक फॉर अ हिस्टोरिक ईयर, बट 2021 में 1,20,000 crores worth of IPOs आए। Is it? Yes. Oh, that's a very surprising number. तो ऐसे भी नहीं है कि इतने IPOs आ रहे कि हमारे प्रीवियस मतलब जो हाई था उसको बीट कर रहा है। तो that means we have some way to go. लेकिन आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोल रहे थे कि अभी के जो IPOs आ रहे हैं ये ज्यादातर ऑफर फॉर सेल है। जस्ट हमारे जो बिग नेम्स है, Hyundai, वोडाफोन के FPO, बजाज हाउसिंग, ओला इलेक्ट्रिक, बट हाँ आपने कहा है कि ऑफर फॉर सेल ज्यादा हो रहे हैं, जहाँ प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं, फॉरेन प्रमोटर बेच रहे हैं, इंडियन प्रमोटर बेच रहे हैं, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक, वाली एनर्जीज, इवन वोडाफोन आइडिया टू सम डिग्री, ऐसे भी IPOs आ रहे हैं जो नए कैपिटल रेज करने को भी आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इस बुल रन में ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ने नए नए IPOs में पैसा डाला है, तो आपका क्या राय है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, आई थिंक अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपको ज़रूर से IPO में करना चाहिए। स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए IPO मार्केट इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। और एक ये खास बात ये भी है वरुण कि जिस हिसाब से नए नए इंटरेस्टिंग बिजनेसेस लिस्ट हुए हैं पिछले 2-3 साल में, वो मैंने कभी भी नहीं देखा है। आई मीन लाइक वारी एनर्जीज की डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, विच इज़ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसके अलावा काफ़ी सारे न्यू जनरेशन स्टॉक्स भी लिस्ट हुए हैं, और लिस्टिंग भले उनकी खराब थी, लेकिन दिस ईयर हैज बीन गुड फॉर कंपनी लाइक जोमैटो, पॉलिसी बाजार, they have done pretty well. And so, these are all 2021 listings. Yes, It's taken 2-3 years to mature. तो आई वुड से कि ये जो वाइब्रेंसी देखी हमने IPO मार्केट में, उससे क्या हुआ है कि वेरी गुड बिजनेसेस हैव गॉट लिस्टेड, और डाइवर्सिटी मिली है इन्वेस्टर्स को, नॉट टू जस्ट बाय स्टील, सीमेंट, ऑटो, you get many new business models to invest in also. That also I think is the highlight of this past year also. और जो हमने डिस्कशन किया अबाउट प्रोमोटर सेलिंग, तो काफ़ी कंपनियों ने QIBs भी रेज करके फंड्स रेज किए। तो ये एक QIP क्वालिफाइड पोर्टफोलियो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIPs, सॉरी। तो QIP मतलब दे हैव जस्ट गॉन एंड रेज्ड फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो एज ऑफ नाउ जो बैलेंस शीट की पोजीशन है इंडिया इंक की, प्राइवेट सेक्टर की, वो बहुत ही स्ट्रांग है, एंड मेनी कंपनीज आर सिटिंग ऑन गुड अमाउंट ऑफ कैश एंड हैव वेरी स्ट्रांग कैश फ्लोज। तो एक टिपिंग पॉइंट आएगा व्हेन, एज यू सेड, आपने कहा था शो के आगे, प्राइवेट कैपेक्स, वो शायद चालू हो सकता है। तो देर आर सम पॉजिटिव्स, देर आर सम नेगेटिव्स, लाइफ में हमेशा ऐसा ही रहता है, बट आई वुड से कि अगर हम देखेंगे इस समय तो दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। और जो न्यूज़ फ्लो है, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का न्यूज़ फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन द फंडामेंटल साइड। यूएस के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और फिर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी बहुत सारी हो रही है, ऑयल प्राइसेस, सो देयर इज जस्ट वी आर गेटिंग इनटू अ हैवी न्यूज़ फ्लो सीजन। तो वी हैव टू सी कि ये जो टिपिंग पॉइंट है, वी हैव गॉट गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, व्हाट इज ओवरपावरिंग द मार्केट्स, दैट विल बी अ क्रिटिकल थिंग टू वॉच। तो आपका क्या राय है, आगे की एक साल, हम इस दिवाली से अगली दिवाली तक इन्वेस्टर्स को क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए मार्केट से और इकोनॉमी से? मेरे ख्याल से अगला एक साल विल बी वेरी चैलेंजिंग, एंड आई हैव सेड बिफोर, इट विल सेपरेट द मेन फ्रॉम द बॉयज, और यू हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव इन द मार्केट। पिछले 2-3 साल में इतने सारे स्टॉक्स में अप्रिसिएशन मिला, और बहुत ही बढ़िया अप्रिसिएशन मिला है, तो इन्वेस्टर्स कुड बी अ बिट I would say relaxed in terms of research, in terms of stock picking, in terms of which mutual funds to choose. लेकिन ये अब चलेगा नहीं, आपको बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए। आप किस फंड में डाल रहे हैं, किस स्टॉक में डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना आपका एलोकेशन है, सेक्टर वाइज, इंस्ट्रूमेंट वाइज, वो सब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी 2-3 साल आपने बिना मेहनत किए अच्छे पैसे कमाए, लेकिन ये साल आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको इस जो चैलेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट है, वो आपको बहुत सारे सबक सिखाएगा। तो इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, और अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है, और अगर आप सेंसिबल स्टेप्स ले रहे, नॉट डूइंग F&O, नॉट डूइंग लेवरेज, नॉट डूइंग जस्ट माइंडलेस ट्रेडिंग, अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली
सेंसिबल काम करते हैं, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज द नेक्स्ट ईयर वेल। और अगर आप मेरे को पूछेंगे कि ये अगला साल कैसे जाएगा, चैलेंजिंग, स्टैग्नेटिंग, सिलेक्टिव एंड फुल ऑफ अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। तो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, शायद थोड़ा थोड़ा क्लिकबेट ही है, फिर भी मैं पूछ लूंगा। पिछले दिवाली से इस दिवाली तक हमने समझो 25% का रिटर्न दिया, 19,000 से 25,000, 6,000 पॉइंट्स। इस दिवाली से अगले दिवाली तक कितने पॉइंट, कितना परसेंट निफ्टी कहां तक पहुंच सकता है? आपका क्या प्रेडिक्शन है? वी विल नॉट होल्ड यू टू इट। I don't like this question, Varun. I've been asked this question many times, but I would say कि इन्वेस्टर को अगर उसकी एक्सपेक्टेशन कम करती है, I would say repeat, if they reduce their expectation, no, they will be able to handle the market better. क्योंकि एंड ऑफ द डे जो इन्वेस्टिंग की जो गेम है ना, वो माइंड गेम है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन लो है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये साल ठीक नहीं जाएगा, देन यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल द नॉक्स। और अगर आप सोचेंगे कि हाँ 25% रिटर्न इस साल मिल गया, अगले साल 25% रिटर्न मिल जाएगा, देन यू इन फॉर वेरी बैड टाइम्स। मेरे ख्याल से इवन इफ द मार्केट गोज अप बाय 7-8%, आई विल ग्रैब इट। इट विल बी अ गुड ईयर फॉर मी, बिकॉज क्यूमुलेटिव रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया है। आपकी जो कंपाउंडिंग मशीनरी है, ये जो मार्केट हम कहते हैं, वो एक कंपाउंडिंग मशीनरी है। अगर वो कंपाउंडिंग मशीनरी चालू है, then you should be satisfied. That's all I can say. मैं थिंक मेरा एक आखिरी जो पॉइंट शायद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना, मार्केट में कैश एक्यूमुलेशन भी थोड़ा बढ़ रहा है इन प्रेपरेशन फॉर डिफिकल्ट टाइम्स अहेड। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के थोड़ा ओवरऑल कैश पोजीशन देखें, या तो स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स जैसे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप या ऐसे कुछ, मतलब स्टार म्यूचुअल फंड्स को देखें, उनका कैश एक्यूमुलेशन बहुत बढ़ चुका है। एंड लाइक आपने अपनी कुछ पहले बोला था, दिस ईयर विल सेपरेट द मेन फ्रॉम द बॉयज। आई थिंक वो भी इज इवन मोर ट्रू इन म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज क्या हुआ है कि पिछले 3-4 सालों में ना सभी म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। राइजिंग टाइड हैज लिफ्टेड ऑल बोट्स। एंड अभी अगले 1-2 साल में जो म्यूचुअल फंड्स अपनी एसेट एलोकेशन को सही करेक्ट कर पाएंगे, सेक्टर एलोकेशन को करेक्ट कर पाएंगे, आई थिंक दोज विल बी मेजर विनर्स। Right, I think it's a good observation. और of course, as a channel, we be checking on all these data points and maybe presenting from time to time, I guess. Well, thank you so much for joining us. बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम और इंटरेस्ट के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी प्रेस कीजिएगा। हमें बहुत इससे इम्प्रूवमेंट मिलता है। थैंक यू सो मच। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.